साथियों, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क का प्राइम टाइम विचार विमर्श। और प्राइम टाइम विचार विमर्श में हम पुनः एक बार आपके सामने हाजिर हैं। आज महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर हम आपके सामने हैं। आपको पता है कि प्रत्येक रविवार हम पर्सपेक्टिव यह विशेष कार्यक्रम करते हैं और हमारे आंदोलन के जो जाने माने लोग हैं, विचारक हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं किसी खास विषय को लेकर के। और अधिकतर हमारी आज के दिन ये कोशिश होती है कि जो कार्यकर्ता है फुले अम्बेडकर आंदोलन के मूल्यवासी बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए एक खास किस्म का एक प्रकार से प्रशिक्षण हो, उनको जानकारी मिले, यही हमारी कोशिश है। क्योंकि एमएनटी न्यूज नेटवर्क का जो मोटो है, इन्फॉर्म, एजुकेट, मोटिवेट, आपको जानकारी देना। हम सभी को एक जानकारी हम लोगों ने हासिल करनी चाहिए और उस जानकारी के आधार पर हमने अपना जो शिक्षा है, अपनी जो पूरी विचार प्रणाली है, उसको तैयार करना है, अर्थात शिक्षित होना है। और उस शिक्षा का हमने उपयोग प्रयोग करने के लिए हमने प्रेरित होना है, अर्थात मोटिवेट। तो यही हमारा मोटो है, इन्फॉर्म, एजुकेट, मोटिवेट। और इस हमारे मोटो के आधार पर हम पर्सपेक्टिव का कार्यक्रम करते हैं। जो साथी अभी हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उनसे सर्वप्रथम हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो की लिंक को अपनी खुद की टाइमलाइन पर इसको शेयर कीजिए, अपने अकाउंट पर इसको शेयर कीजिए और फिर वहां से आप इसको देखिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें पता चलेगा कि ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएंगे। उनको आप मैसेंजर या विभिन्न फेसबुक के ग्रुप में मैसेज डाल करके इस लिंक को शेयर करके आप उनको भी जोड़ सकते हैं। यह कार्यक्रम जो है फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर लाइव होता है। और अगर आपका टीवी, अगर घर पर जो टीवी है आपका और वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, अर्थात स्मार्ट टीवी है, तो टीवी पर भी यूट्यूब के माध्यम से ये कार्यक्रम आप लाइव देख सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। तो इससे आप अपने खुद के परिवार के साथ पूरा कार्यक्रम एक प्रकार से टीवी के जरिए इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। यूट्यूब के साथ ही भी इस लिंक को व्हाट्सएप, मैसेंजर, टेलीग्राम, जो भी मैसेजिंग का आप इस्तेमाल करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अपने मित्रों तक भेजिए, मैसेज भेजिए उनको और जोड़िए आज के कार्यक्रम के लिए। क्योंकि आज का जो विषय है, जैसे कि आपको पास मैसेज आया होगा, आज हम एक विशेष बातचीत करने वाले हैं और हमारे जो मार्गदर्शक हैं, प्रमुख मार्गदर्शक, उनके साथ हम बातचीत करने वाले हैं, चर्चा विस्तार से करेंगे। और विषय के बारे में और उनके बारे में बताने से पहले पुनः एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कार्यक्रम के दौरान जो विषय आज चर्चा होगी उसके दौरान जो कुछ सवाल आपके विषय के बारे में ही अगर आप सवाल उठाते हैं, तो उन्हीं सवालों को हम उनके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपका नाम और जिले का नाम अवश्य उसमें लिखिएगा, ताकि हम आपके नाम का जिक्र कर सकें और विषय के संदर्भ में ही सवाल उठाएं। क्योंकि आपको पता है कि सोमवार से हम मूल निवासी अल्पसंख्यक जागृति सप्ताह कार्यक्रम चला रहे हैं और आज इसका समारोह है। अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो विषय के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। आज का विषय है मूल निवासी पहचान और मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय। इस पर विचार करने वाले हैं। मूल निवासी पहचान क्या है और मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ इसका क्या संबंध है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। बहुत सारी बातें हैं जो एक सप्ताह में जो बातें उभर कर आई, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए मूल निवासी बीडी बोरकर सर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के। इनके साथ हम विशेष ये लाइव चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, अधिक से अधिक अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले आप सभी को बामसेफ के संस्थापक सदस्य माननीय दीना भाना जी, इनकी जयंती के अवसर पर अनेक मंगल कामनाएं और हार्दिक बधाइयां। आपको पता है कि बामसेफ की संस्थापना के लिए, बामसेफ की स्थापना के पहले जो भी इतिहास हुआ है, उसके लिए वो एक चिंगारे थे। अगर वो उस वक्त डटकर नहीं खड़े रहते तो बामसेफ की जो अवधारणा है वो आपके सामने नहीं दिखाई दी होती। ऐसा खुद बामसेफ के संस्थापक डी के खापड़े साहब ने 1998 में कहा है। उनको जब काफी वर्षों के बाद उन्होंने उस अधिवेशन में लेके आए थे, अहमदाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में, तो तब उन्होंने बताया था उनके पहचान करते हुए। तो दीना भाना जी को हम अभिवादन भी करते हैं और आप सभी को बधाइयां भी देते हैं। तो इस कार्यक्रम को हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आज के हमारे व्याख्याता और हमारे मार्गदर्शक उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, बोरकर सर को। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आज हमारे इस कार्यक्रम का। और जय भीम, जय मूल निवासी। और हमें खुशी हो रही है कि ये पूरा सप्ताह हम मूल निवासी अल्पसंख्यक जागृति सप्ताह हम चला रहे थे सोमवार से, और आज आपके व्याख्यान से, आपके साथ चर्चा से
इस जो सप्ताह की है हम समारोह करने वाले हैं। और पिछले सप्ताह हमने मूल निवासी ओबीसी पर विस्तार से चर्चा की थी, अलग अलग पहलुओं को लेकर के। तो आपके साथ आज जो हम बातचीत करने वाले हैं, खास करके आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मूल निवासी पहचान के बारे में हम डिटेल में आपसे आज जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो अगर आप रिक्वेस्ट अनुमति देते हैं तो चर्चा को शुरुआत करते हैं। हाँ ठीक है गो अहेड। जी 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 सर, ये जो चर्चा है आपने विस्तार से, जैसे मैंने कहा कि मूल निवासी अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में और मूल निवासी पहचान पर हमने विस्तार से चर्चा की थी पिछले लगभग शनिवार तक, कल तक हम चर्चा कर रहे थे। तो काफी सारी बातें उसमें से उभर कर आई, कुछ डाउट्स उसके बारे में उभर कर आए और ये दिखाई दिया कि बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी मूल निवासी जो पहचान है उसके बारे में जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो कहीं कहीं क्योंकि संगठन के साथ या आंदोलन के साथ नहीं जुड़े होने के कारण वो दिखाई देती है। तो आपसे हम शुरुआत में यही जानना चाहेंगे, क्योंकि ये जो पहचान है मूल निवासी पहचान, कोई लोग इसको संकल्पना कह रहे हैं या कंसेप्ट अंग्रेजी में कह रहे हैं, तो इसका मूल निवासी पहचान का अर्थ थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसके पीछे कोई जाति, वंश और धर्म का कोई आधार है क्या, इस पहचान को समझने की कोशिश करेंगे। जी बोटो साहब। ठीक है, वैसे आपका वीडियो थोड़ा, आपकी तरफ से आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप उसको ठीक करिए। लेकिन मुझे लगता है मेरी आवाज आप सभी के साथियों को मैं पहले जय मूल निवासी करना चाहूंगा और आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने पूरे एक हफ्ते में जितने भी हमारे मूल निवासी साथी है, स्पेशली जो इन्हें हम अल्पसंख्यक भी कहते हैं, तो उनके बारे में काफी एक हफ्ता भर आपने चर्चा कराई और काफी जाने माने लोगों ने अपने विचार भिन्न भिन्न विषयों पर जो आपने डिजाइन किए थे। शायद उन तक इंटरनेट हमारा डिस्कनेक्ट हुआ है, जुड़ जाएंगे। हम बातचीत कर रहे थे बोरकर साहब के साथ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन्हें कि पुनः वो जुड़े। जी वो जुड़ रहे हैं। साथियों, आप तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आप इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। वो जुड़ गए हैं। जी बोरकर साहब। जी, तो पहली बात तो ये मूल निवासी पहचान क्या है, और जैसे आपने कहा कि इसके बारे में काफी लोगों में अभी भी मतलब कुछ समस्याएं या संभ्रम से जो नजर आ रही है, मेरा ख्याल है ये बहुत क्लियर है कि एक पहचान का अपने आप में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। व्यक्तिगत जीवन में भी है, सामाजिक जीवन में भी है, राष्ट्र के जीवन में भी है। पहचान ये एक बहुत बड़ा अहमियत अदा करती है। आप ये देखेंगे कि जब ह्यूमन माइग्रेशन कम से कम मेरा ख्याल है 20 लाख साल से अफ्रीका से ह्यूमन माइग्रेशन हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि जो ग्लोब है, वर्ल्ड मैप है, उसमें पहले बाउंड्रीज नहीं थी, ये बात सही है। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन माइग्रेट होते रहा तो धीरे धीरे उसका जो डेवलपमेंट, ग्रोथ, जो भी चीजें है, तो बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज फॉर्मेशन शुरू हो गया। इसका मतलब अभी आप देखिए कि जो इंडिया में जो लोग रहते हैं उनको इंडियन कहते हैं, और यूएसए में जो रहते हैं उनको अमेरिकन कहते हैं। इंसान तो वही है, एक ह्यूमन बीइंग तो वही है, लेकिन उन्होंने जियोग्राफिकल बाउंड्री जो आ गई है उसकी वजह से उनकी भिन्न भिन्न तरह की पहचाने शुरू हो गई। तो आप ये देखेंगे कि जब हम मूल निवासी पहचान पर आते हैं तो सिंपली इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब बाउंड्रीज फॉर्मेशन हुआ संसार में, राष्ट्र की बाउंड्रियां बनी, तो इंडिया की भी बाउंड्री बनी। तो जब इंडिया की बाउंड्री बनी तो वहां इंडिया में जब बाउंड्री बनी तो उस वक्त कौन लोग थे? इस लैंडमास में जो इंडिया का जो मैप दिखाई देता है, इस लैंडमास में उस वक्त कौन लोग थे? वो इंडिया के मूल निवासी है। ये इतना सिंपल इसको मैं करके बताना चाहता हूं।
ताकि पाकिस्तान बाद में बना, वो बात अलग है, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान में जो रहते हैं वो इंडियन नहीं है, वो पाकिस्तानी है। अमेरिका में जो रहते हैं वो अमेरिकन है। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो ओरिजिनली इस लैंड मास में जो लोग रहते थे वही यहाँ के मूल निवासी है। और उस वक्त जो बाहर से जो लोग आए वो इंडिया की कंटेक्स्ट में वो विदेशी है। तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए कि जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है वो यहाँ के मूल निवासी है। और इसमें अभी काफी मतलब रिसर्च हुआ है। बाबा साहब ने भी ये कहा है कि आर्य बाहर से इस देश में आए। इसका मतलब ये है कि जब भी बाउंड्री फॉर्मेशन हुआ तो उस वक्त आर्य लोग यहाँ नहीं थे। फिर इंपॉर्टेंट बात मूल निवासी के बारे में, जो डेविड रिच जो जीनोम साइंटिस्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो रिसर्च किया उन्होंने भी ये क्लियरली बताया है कि यहाँ जो लोग है आर्य यहाँ के लोग नहीं है, आर्य यूरेशियन है, वो बाहर से आए हुए लोग है। तो मूल निवासी का मतलब ये है कि 3,500 साल पहले जो यहाँ लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग यहाँ थे वही यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, और बाकी लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। आज वो बहुत सारे लोग यहाँ हैं लेकिन वो एलियंस है, जैसे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, मुगल्स आए, तो ये सब बाहर के आए हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ उस वक्त जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है और वही यहाँ के मूल निवासी है। इस संदर्भ में मैं अभी शुरुआत में मैं इतना ही आपको बताना चाहूंगा, और इसके बारे में कोई मतलब अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में और समाज के लोगों ने कि हमने ये जो मूल निवासी पहचान जो है, क्योंकि पहचान का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अभी आप हम ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप मुझे बीडी बोलकर बोल रहे हैं, अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, वो तो सभी ह्यूमन बीइंग है, बट मुझे एक पहचान दी गई, लाइकवाइज राष्ट्र को भी पहचाने दी गई। तो एट द ओरिजिनल स्टेज जो लोग यहाँ थे वो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, वो यहाँ के मूल निवासी है। और उसके बाद जो लोग आए वो विदेशी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कंटेक्स्ट में बाहर से जो लोग आए वो इंडियंस नहीं है, वो इंडिया के कंटेक्स्ट में विदेशी है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इसको समझना चाहिए, और अभी बहुत सारा रिसर्च इसमें आया हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन, स्पेशली जो मूल निवासी बहुजन समाज की जो अवधारणा हमने रखी है और जो पहचान हमने रखी है, स्पेशली इन लोगों में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो इनके बाहर के जो विदेशी लोग हैं लेकिन आज इंडिया में है, उनको भी इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है उनमें इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन जो मुझे नजर आ रहा है, जो रियली यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, जो यहाँ के मूल निवासी है, उन्हीं में ज्यादा मुझे कंफ्यूजन नजर आ रहा है। उन्होंने ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए, क्योंकि जो एलियंस है, जो बाहर के लोग यहाँ इंडिया में, वो ये नहीं कहते कि हम मूल निवासी है करके, जैसे हम कह रहे हैं कि हम मूल निवासी है, वो ये नहीं कहते कि हम मूल निवासी है, वो ये कहते हम भी मूल निवासी है, वो भी लगाते हैं। इसका मतलब ये है इन द बैक ऑफ देयर माइंड उनको पता है कि वो नहीं है, लेकिन जो दबाव मूल निवासी बहुजन समाज ने इस पहचान के तहत समाज जीवन में जो बनाया है, उसके लिए उनकी जो परेशानियां खड़ी हो रही है, कई किस्म की परेशानियां होती है, बिकॉज दे कांट रूल। लॉ ऑफ डिटर्मिनेशन है, सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि जिस देश के लोग हैं वही उनके ऊपर रूल करेंगे, उन्हीं का उस देश पर राज होगा। तो आप इस कंटेक्स्ट में अगर देखते हैं तो इंडिया में ये देख रहे हैं कि जो विदेशी मूल के लोग हैं वो इंडिया पे राज कर रहे हैं। और जब मूल निवासी पहचान के तहत जब ये बामसेप और उनके जो ऑफशूट विंग है, उन्होंने जब एक अपने पहचान समाज जीवन में प्रचारित की और उसकी प्रस्थापना की, तो उससे एक जो डर पैदा हुआ है, किनमें हुआ है, जो विदेशी मूल के लोग हैं और इंडिया पे राज कर रहे हैं, उनमें ये डर पैदा हुआ है कि अगर ये लोग इसी ढंग से संगठित हो जाते हैं तो फिर जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का लॉ है कि भाई कोई दूसरे विदेशी लोग
हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल ब्रिटिशर्स को यहाँ से क्यों जाना पड़ा? क्योंकि वो विदेशी मुल्क के थे और ये स्टैंड यहाँ के लोगों ने लिया था। अब हम ये स्टैंड ले रहे हैं कि यहाँ सिर्फ ब्रिटिशर ही बाहर के लोग नहीं थे, तो 3,500 साल पहले आर्यों ने इस देश पर आक्रमण किया, जैसे ब्रिटिशों ने आक्रमण किया, ब्रिटिश चले गए, तो लाइक वाइज आर्यों ने जो इस देश पे आक्रमण किया, तो उनको भी हम यहाँ से बाहर नहीं भेजेंगे, लेकिन वो इस देश पर रूल नहीं कर सकते। इस देश का राज कारभार यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ही करना चाहिए और इस देश की राज सत्ता उनके हाथ में होना चाहिए। ये फंडामेंटल्स है मूल निवासी पहचान का, और इसको मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। शायद मेरा वीडियो मैं पूछना चाहूंगा आपको सर, मेरा वीडियो ठीक से दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। दिक्कत शायद मेरी तरफ भी आ रही है। हाँ, आई थी, लेकिन अभी दिख रहा है। मैं जो बात जी अभी जो बात आई, आपने जैसे कहा कि आर्यंस के बारे में, जो आर्य खुद को आर्य कहते हैं, ब्राह्मण अपने आप को आर्य कहते हैं, तो उनके साथ एक दो तीन जुड़े हुए मुद्दे हैं कि वो अपने आप को एक रेस अर्थात वंश के आधार पर एक सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं, वंश खुद को बोलते हैं यहाँ के लोगों से अलग से। तो बाद में उन्होंने अपना एक धर्म भी बताया, ब्राह्मण या वर्णाश्रम धर्म, फिर उन्होंने उसी के आधार पर जाति भी बनाई। तो ये जो वंश, धर्म और जाति, इसकी इस संकल्पना के बारे में भी आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे सर, थोड़ा स्पष्टीकरण क्या है ये वंश, उन्होंने कैसे कहा, उसी को धर्म और जाति। देखिए, ये धर्म क्या है, ये जाति क्या है, ये वंश क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब ह्यूमन डेवलपमेंट जो फॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो थियरी है, तो आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने दी अनटचेबल्स में एक क्लैन थियरी, आज भी है क्लैंस, जिसको वंश कहते हैं। जैसे अभी मुझे अगर पूछा जाए कि भाई आपका क्या वंश है, तो मेरा वंश जो है बोरकर है। यहाँ डिफरेंट वंश के लोगों ने, यहाँ जैसे मुगल आए, उनका एक वंश है, उसमें तो ये जो वेरियस वंश के जो लोग हैं, इसको वो क्लैन, अंग्रेजी में जो शब्द है इसका, वो क्लैन है। वंश का मतलब होता है क्लैन। गुलाम घराने एक, अभी ये हमारे यहाँ एक गुलाम नबी आजाद भी नजर आता है, तो ये एक्चुअली एक गुलाम वंश के लोग हैं, मुगल वंश के लोग हैं। तो आपको इस ढंग से उसको समझना चाहिए। तो क्या होता है कि जब एक ह्यूमन सोसाइटी जब डेवलप हुई, तो ह्यूमन सोसाइटी की डेवलपमेंट में एक कोई पुरखा होगा, उस पुरखे की जो फैमिली जो बढ़ते रही, उसके समय में 2 के 4, 16, 20, 50, 100, लेकिन वो उन्हीं के जो वंशज है, उसको हम वंश कहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली वंश फॉर्मेशंस की जो वंश जो कंसेप्ट है, वो किसी ह्यूमन बीइंग के एक ही जो पेयर थी, उस पेयर से निकले हुए लोग, और तब से आज तक, जैसे मैं बताया कि ये 20 लाख साल का ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट का इतिहास है, तो उसमें डिफरेंट वंश के लोग जो है डेवलप हुए। मतलब एक पेयर से कुछ लोग निकले, दूसरे पेयर से दूसरे लोग निकले, तीसरे पेयर से तीसरे लोग निकले, फिर वो संसार में माइग्रेट होते गए इधर उधर, तो वो उसी से उनका वंश जुड़ा हुआ है। तो वंश को तो इसमें समझना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि प्राइमरीली जब सोसाइटी जो है वो डिफरेंट वंशों के लोगों की बनी, डिफरेंट पेयर से जो विस्तार हुआ, उस विस्तार से एक सोसाइटी बनी, इसको इस ढंग से लेना चाहिए। फिर रही धर्म। अब धर्म जो है, ये धर्म क्या है? धर्म बेसिकली एक कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर एक वंश के लोग हैं, उस वक्त जो भी एक वंश है और वो उसका फैमिली ट्री बढ़ते गया, तो जब फैमिली ट्री बढ़ते गया तो उन्होंने जो रिलेशनशिप है, इंटरनल रिलेशनशिप है,
वो डिफाइन करना बहुत जरूरी था। मेल फीमेल रिलेशंस, पेरेंट्स, चिल्ड्रेंस, इनके जो रिलेशंस है, ये अगर वो नहीं बनाते तो धर्म, ये उन्होंने वो कोड बनाए, अपने क्लैन में कोड बनाए, और जो कोड बनाए वो उस क्लैन के जितने भी लोग थे उसके लिए उन्होंने बाइंडिंग कर दिए कि भाई इसी से वो जो भी उस क्लैन का जो पुरखा होगा, एक होगा, या उसके जो बुजुर्ग होंगे, उन्होंने जो कोड बनाया वो उनका धर्म होगा, वही उनका धर्म है। तो आप ये देखेंगे कि सोसाइटी क्लैन पहले बना, फिर क्लैन में क्लैन बना, फिर क्लैन से उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया अपने लिए, वो उनका धर्म बन गया। लाइकवाइज जो डिफरेंट क्लैन्स थे उन्होंने भी अपने लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, वो उनका धर्म हो गया। उसी कंडक्ट, उसी रूल में उन्होंने जीना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने लिए, क्योंकि वो उनको ज्यादा सुविधाजनक लगता था, वो उनके हित में था, तो उन्होंने वो कोड ऑफ कंडक्ट अपने अपने क्लैन के लिए बनाया। अब सवाल उसके आगे आया कि जो डिफरेंट क्लैन्स के लोग अगर नजदीक आ गए, उन्होंने अपना अलग कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, इन्होंने अपना अलग कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, जिसको हम धर्म कहेंगे, वो उनका धर्म था, ये इनका धर्म था। लेकिन इनमें जब आपस में रिलेशंस, अभी समाज क्लैन के बाद एक बड़ा समाज बन रहा है, मतलब डिफरेंट क्लैन्स के लोग इकट्ठा आ रहे हैं। जब डिफरेंट क्लैन्स के लोग इकट्ठा आ रहे हैं तो इंटर क्लैन रिलेशन कैसे होने चाहिए? अब इशू ये आया क्योंकि अपने क्लैन के लिए तो उन्होंने बनाया एक धर्म, लेकिन इंटर क्लैन रिलेशंस कैसे होने चाहिए ताकि वो जीवन दोनों क्लैन या डिफरेंट जितने भी क्लैन उस वक्त एक सोसाइटी में आए, उनका आपस में रिलेशंस कैसे होना चाहिए ताकि एवरी क्लैंस के जो रोग है वो आपस में भाईचारा और रिलेशनशिप प्रॉपरली रहने चाहिए। इसके लिए जो चीज बनाई गई फिर उन्होंने, मतलब ये अभी इसका विस्तारित रूप आया धर्म का। डिफरेंट क्लैंस के लोगों ने अपने अपने लिए जो धर्म बनाया, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, उन्होंने डिफरेंट क्लैंस के लोगों को मिलके कोड ऑफ कंडक्ट बनाया ताकि उनके रिलेशन सुचारू रूप से रहे और उनका विकास हो, आपस में कॉन्फ्लिक्ट कम हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जहां आई वहां विकास रुकता है। तो उनको लगा कि उनका भी कल्याण होना चाहिए, हमारा भी कल्याण होना चाहिए, या जितने भी डिफरेंट क्लैंस के लोग हैं सोसाइटी में उनका सबका कल्याण होना चाहिए। तो ये सबका कल्याण करने के लिए और आपस में रिलेशंस प्रॉपर रहने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहने के लिए जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया उसको हम धर्म कहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले क्लैन आया, उसके बाद सोसाइटी फॉर्म हुई, और सोसाइटी फॉर्म होने के बाद धर्म फॉर्म हुआ। इस चीज को ऐसे समझना चाहिए। अब रही बात ये जाति कहां से आई? जो तीसरी बात जो आपने पूछी, ये जाति कहां से आई? जाति के बारे में ये समझ है समाज में कि एक सोशल आइडेंटिटी, मुझे लगता है इसको इन डेप्थ हमारे समाज में लोगों ने समझना चाहिए, और इसमें रिसर्च भी हुए है और मैंने पढ़े हैं वो रिसर्च, और ये बेसिकली पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। जाति जो है ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, और बाद में इसको सोशल आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म किया गया टू मीट देयर पॉलिटिकल एंड। इसको इस ढंग से लेना चाहिए। ये कैसा हुआ, मैं ये थोड़ा इतिहास में जाके मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये जाति की कंसेप्ट इंडिया के बाहर नहीं है, ये इंडिया के बाहर जाति नहीं है, ये इंडिया में है। तो ये बनी कैसे? तो इसका इतिहास जो है, आर्यों ने जब हमारे देश पर, इंडिया पर आक्रमण किया 3500 साल पहले, जो हमारे देश पर आक्रमण किया, तो आक्रमण के बाद हिस्ट्री में लिखा गया, जो हिस्ट्री हमने नहीं लिखी, क्योंकि उस लड़ाई में जो आक्रमण हुआ उसमें यहाँ के जो मूल निवासी जो लोग हैं उनकी हार हुई है, ऐसा इतिहास में लिखा है। और हारने वाले लोग इतिहास नहीं लिखते, इतिहास हमेशा जीतने वाले लोग लिखते हैं। तो आर्यों का विजय हुआ और उन्होंने
हिस्ट्री लिखी है और उसमें हिस्ट्री में उन्होंने ये लिखा है कि अभी उनके सामने एक समस्या आई। जीतने वाले लोगों के सामने हमेशा एक समस्या रहती है, क्योंकि वो जो बाहर से जब आक्रमण कर आते हैं तो उनकी संख्या कम रहती है और जो लोकल लोग रहते हैं वो हमेशा ज्यादा नंबर में रहते हैं और लड़ाई का दौर जो है बहुत लंबा नहीं चलता। लड़ाई एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी हानि होती है, वित्त हानि होती है, प्राण हानि होती है, तो इसलिए बहुत दिन तक नहीं चलती। कोई एक साइड हार जाती है, दूसरी साइड जीतती है। अब हारने वाले लोगों की तो समस्या ढेर सारी होती है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जीतने वाले लोगों की भी समस्या होती है। उनकी ये समस्या थी कि हारने वाले लोग ज्यादा मात्रा में थे और जीतने वाले लोग क्योंकि वो बाहर से आए थे कम मात्रा में थे। अब ये सवाल पूछा जाता है कि कम लोगों ने ज्यादा लोगों को कैसे हरा, ये एक सवाल खड़ा करते हैं कुछ लोग। अब वो कम लोगों ने ज्यादा लोगों को कैसे हराया, तो इसके कई उदाहरण है हिस्ट्री में। शिवाजी महाराज ने अपनी जब लड़ाई यहाँ शुरू की, अभी ये मिडियल इंडिया की बात है, तो शिवाजी महाराज के पास कम लोग थे और उन्होंने कई मुगलों को और आदिल शाह, निजाम शाह इनको हराया। या हमारे 1818 की जो भीमा कोरेगांव की लड़ाई है, तो उसमें भी ये लिखा है कि 500 महारों ने 25,000 या 28,000 की पेशवाओं की फौज को हराया। तो ये एक लड़ाई का तंत्र होता है। तो ये कि भाई कम लोग ज्यादा लोगों को कैसे हरा सकते वगैरह, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हरा सकते हैं, लड़ाई का तंत्र कैसे है, उनके पास साधन क्या है, उसके आधार पर ये डिपेंड करता है। तो आप ये देखेंगे कि उनके सामने एक समस्या थी, वो जीत तो गए, लेकिन इतने ज्यादा लोगों को कंट्रोल कैसे करें, उसको नियंत्रित कैसे करें, ये उनकी समस्या थी। तो हर दिन लड़ाई तो लड़ नहीं सकते, तो ज्यादा लोगों को नियंत्रित करने के लिए लड़ाई के बाद, लड़ाई ये पॉलिटिकल फाइट है, इसको पहले समझना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं कि ये कास्ट पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, तो इसके पहले ये समझना चाहिए कि जब भी दो राजाओं में लड़ाई होती है तो ये पॉलिटिकल फाइट है। और जब ये पॉलिटिकल फाइट है और पॉलिटिकल फाइट के कॉन्सिक्वेंसेस में जब उनको समस्या आई कि नियंत्रित कैसे करे, तो उन्होंने जो यहाँ के जो लोग थे उनको कास्ट आइडेंटिटी में बांट दिया। काय के लिए बांटा? अपना राजकाज और नियंत्रण हमेशा के लिए बनाने के लिए, अपना राजकाज कायम रखने के लिए यहाँ के लोगों को अगर उन्होंने बांटा तो ये सोशल आइडेंटिटी नहीं है, पहले पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। और ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी इस देश में उन्होंने इम्बाइब किया बाय फोर्स। मतलब इस देश के लोगों को वो भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं ऐसा मानने के लिए उनको मजबूर किया। और ये होता है, जो रूलर होता है वो फोर्स से अपनी नीतियां वो इम्पोज करता है। जैसे आज की परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो जो बीजेपी, जो आरएसएस का अपशूट विंग है, आज आप ये देखेंगे कि हर उनकी एक्टिविटी, वो राज कर रहे हैं आज इस देश पर, और उनकी जो नीतियां है या वो जो कानून बना रहे हैं, वो संविधान जो भारत को चलाने के लिए जो संविधान बनाया है, हर सरकार ने उसी दायरे में चलाना चाहिए। लेकिन आप ये देखेंगे कि वो संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं रूलर। तो ऐसा होता है, उन्होंने किया, उस वक्त भी किया, अभी भी कर रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि ये 3 कानून जो बनाए गए या ये ईडब्ल्यूएस का कानून बना, तो ये उन्होंने अपनी बात इन लोगों के ऊपर इम्पोज किया, बाय फोर्स किया, और ऐसी वो जातियां उन्होंने बनाई। तो आपका जो सवाल था कि धर्म, जाति और वंश, तो मैंने पहले वंश के बारे में आपको बताया, क्लैंस क्या होते हैं, फिर मैंने आपको धर्म के बारे में, जब डिफरेंट क्लैंस के लोग इकट्ठा आए सोसाइटी में, तो इन्होंने क्लैंस टू क्लैंस और एंटायर सोसाइटी में जितने क्लैंस है उनके इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे रहे, उसके लिए वो धर्म बनाए गए, उसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। और वो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद में धर्म बन गया। और उसके बाद मैंने जाति के बारे में कि जात ये
पॉलिटिकल आइडेंटिटी लड़ाई के बाद, दो राजाओं की लड़ाई के बाद जिनकी जीत हुई उन्होंने ये बनाई है। इसलिए पहले पॉलिटिकल आइडेंटिटी है और बाद में बाय फोर्स इसको, जिनके ऊपर उन्होंने रूल ओवर करना था, जिनके ऊपर उन्होंने राजकाज करना था, उनको बाय फोर्स वो आइडेंटिटी मनाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि कोई भी आदमी डिग्रेडेड आइडेंटिटी में नहीं रहना चाहता। कोई आदमी अगर उसको पूछा जाता कि क्या भाई आप ब्राह्मण बनना चाहते, चमार बनना चाहते या तेली बनना चाहते, तो कोई भी आदमी ह्यूमिलेट नहीं होना चाहता, वो एक सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहता है, तो कतई वो चमार नहीं बनता, वो महार नहीं बनता, वो तेली नहीं बनता, वो ब्राह्मण बनता, क्योंकि ब्राह्मणों को उन्होंने सम्मान सोसाइटी में दिया है और बाकी जातियों को अपमानित किया है। तो आप समझ लीजिए कि ये पहले पॉलिटिकल आइडेंटिटी है और बाद में इसको सोशल आइडेंटिटी में लाया गया। जी सर, आपने संविधान की भी कुछ बात की थी। एक इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे, मेरी आवाज अगर पहुंच रही है? जी, हाँ, मेरी आवाज जी। तो संविधान में भी एक बात कही गई है कि जाति, भाषा, लिंग और वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इस प्रकार की बातें हैं। तो क्या ये हम मूल निवासी बहुजन, कुछ लोग बोलते हैं कि ये संविधान विरोधी आप आइडेंटिटी चलाते हैं, और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसको बाबा साहब ने कोई मान्यता नहीं दी, बाबा साहब ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो इसके बारे में क्या आप समझाना चाहेंगे? नहीं, दो बातें हैं। एक तो आप मूल निवासी आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि जो बाबा साहब ने कहा नहीं, ऐसा वो लोग बोलते हैं, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। संविधान में जो है, पहले इसके बारे में बताता हूँ। फिर संविधान में आप ये देखेंगे कि किसी भी राष्ट्र का जब संविधान बनने निकलता है, तो वो संविधान बनाने के पहले जिन लोगों पर संविधान बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उन लोगों की ये प्राइमरी ड्यूटी होती है कि उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सिचुएशन क्या है, ये देखना जरूरी है। क्योंकि संविधान कैसे होना चाहिए, ये तो उसका सिंपल प्रिंसिपल ये है कि लोगों में बराबरी होनी चाहिए। लोगों में जीवन के हर क्षेत्र में किसी को ऊपर, किसी को नीचे ये नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा दिखाना सही नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स का मामला उसमें आ जाता है कि हर आदमी जब ह्यूमन करके इस धरती पर आया, तो उसको एक ह्यूमन बीइंग ने दूसरे ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग करके ट्रीट करना चाहिए। मतलब जो उसके साथ किसी ने दूसरों ने व्यवहार करना चाहिए, ऐसा जो उसको लगता है वैसा ही व्यवहार उसने दूसरों के साथ करना चाहिए। इसका मतलब उसको लगता है कि मेरा किसी ने अपमान नहीं करना चाहिए, मेरा किसी ने एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, तो साइमल्टेनियसली उसने भी किसी दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, दूसरे के साथ गैर बराबरी का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल को इसलिए सेंट्रल स्टेज में रखा गया और इसलिए भारत के संविधान में इसको प्रियम्बल में भी रखा गया। और इसको सेंट्रल प्रिंसिपल रख के इस संदर्भ में फिर उस देश में जो भी जनता रहती है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल सिचुएशन क्या है, वो डिफरेंट है, और वो डिफरेंट होने की वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है, गैर बराबरी का व्यवहार होता है, सोशली एंड कल्चरली भी। तो ये सिचुएशन की स्टडी करके फिर एक संविधान बनता है। तो आप ये देखेंगे कि भारत के संविधान के संदर्भ में जब हम सोचते हैं, तो उस वक्त जब संविधान बनाने की स्थिति थी, तो उस वक्त इसमें सोशल इनइक्वालिटी थी, इनजस्टिस था, कल्चरल इनइक्वालिटी थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी। तो ये डिफरेंट जो लोग थे, इनमें आपस में बराबरी का व्यवहार नहीं था। तो इनको बराबरी का व्यवहार बनाने के लिए क्या लिखना चाहिए, ये इशू था संविधान निर्माताओं के सामने, कि इनको जो गैर बराबरी का जीवन जी रहे, इनको एक बराबरी का जीवन होना चाहिए। बराबरी का जीवन क्या होना चाहिए? क्योंकि अगर गैर बराबरी जिस राष्ट्र में रहेगी,
उस राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। उनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, और जिस देश में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे उस देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज करने के लिए इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को लेके इनको संगठित करने के। अब ये ग्राउंड रियलिटी थी कि यहाँ भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहे, यहाँ भिन्न भिन्न जाति के लोग रहे हैं, तो इन लोगों को इक्वालिटी के लिए कैसे तैयार करना, इसको इग्नोर करके, जैसे बिल्ली के बारे में बोलते हैं कि बिल्ली आंख मूंद दूध पीते वक्त आंख मूंद लेती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि बिल्ली को दूसरे लोग नहीं देख रहे। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो गैर बराबरी है जीवन के हर क्षेत्र में, उसको इग्नोर करके आप ऐसी व्यवस्था या ऐसा समाज निर्माण नहीं कर सकते जो बराबरी के आधार पर। तो गैर बराबरी की व्यवस्था को बराबरी की व्यवस्था में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, और इसलिए संविधान में भिन्न भिन्न धर्म के लोगों की बात की है, धर्म की बात की है, लिंग की बात की है, कास्ट की बात की है। वो इसलिए है, लेकिन इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है संविधान बनाते वक्त, लेकिन उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता है, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए गैर बराबरी को। इस चीज को इस संदर्भ में लेना चाहिए। अब आप जो कह रहे हैं कि जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि मूल निवासी पहचान के बारे में लोगों को ये लगता है कि ये बाबा साहब ने नहीं कहा, ये गलत धारणा है। हर व्यक्ति बाबा साहब को पढ़ रहा है और अपने ढंग से उसको समझ रहा है जितनी उसकी समझ है। बाबा साहब ने ये क्लियरली कहा है कि स्पेशली व्हेन ही वाज रनिंग द मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स, और जो अनटचेबल्स के बाद उनको शेड्यूल कास्ट के आइडेंटिटी में पिरोया गया, और उसके बाद उन्होंने उनका स्पीच है उसमें ये लिखा है, मेरे पास किताब है वो अपने क्या कहेंगे उसका, जो बाबा साहब की किताब जो उन्होंने लास्ट किताब लिखी, राइटिंग एंड स्पीचेस, राइटिंग एंड स्पीचेस भी लिखी है, उसमें भी है, लेकिन रद्दू की किताब में, वो मेरे पास है, मैं हमने अपने संगठन से भी निकाली है, उसमें लिखा है शेड्यूल कास्ट ऑफ द सॉइल। पढ़िए, देखिए क्या लिखा, शेड्यूल कास्ट आर द चिल्ड्रंस ऑफ द सॉइल्स एंड इंडिया इज देयर मदरलैंड। अब क्या हुआ इसका मतलब? अब बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब अंग्रेजी में लिखते थे, अगर वो पेपर भी उन्होंने मराठी में निकाले हैं तो ये भी बात लिखी है कि बाबा साहब पहले अंग्रेजी में लिखते थे और बाद में उसका मराठी में ट्रांसलेशन करके वो पेपर में जाता था। तो बाबा साहब का लिटरेचर अंग्रेजी में है, बाद में मराठी में वो करना पड़ा उनको अपने समाज को समझाने के लिए। तो उसमें लिखा है शेड्यूल कास्ट आर द चिल्ड्रंस ऑफ द सॉइल एंड इंडिया इज देयर मदरलैंड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका हिंदी में मराठी में क्या मतलब? मूल निवासी। फिर बाबा साहब ने जो जालंधर में स्पीच किया है या लुधियाना में स्पीच किया, जो मैंने अभी पब्लिश भी किए है अपने पार्टी की तरफ से, उसमें क्लियरली लिखा है, वो पॉलिटिकल स्पीच है, और बाबा साहब ने वहां लिखा है कि जब आर्य यहाँ आए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आर्य बाहर के हैं और हम यहाँ के हैं। तो और भी कई रेफरेंसेस है, और अभी तो मैं आपको बताया ना कि डेविड रिच ने तो अभी बहुत एडवांस स्टेज में ये चीजें हो गई है कि भाई मूल निवासी पहचान के बारे में कि कुछ लोग कहाँ के हैं पूरे, और वो तो 9 लाख साल का इतिहास उन्होंने जीनोम थ्योरी के आधार के ऊपर उन्होंने जो हड्डियां है जो मिलती है एक्सकेवेशन में, वो हड्डियां जो है उसका पूरा बनाया, मतलब उसका चूर्ण बारीक बारीक उसके कूट के उसके जीन्स निकाले, और उस जीन्स के आधार के ऊपर उन्होंने जो स्टडी की उससे ये कहा है कि आर्य यहाँ के नहीं है। अभी जो राखी गढ़ी में भी जो मिले वहां के भी सैंपल उसने लिए, उस सैंपल का भी उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने ये बताया कि यहाँ जो है उनके राखी गढ़ी में जो ये मिलते हैं उसमें उनके जीन्स नहीं मिलते, उनके जीन्स नहीं मिलते, इसका मतलब वो यहाँ के लोग नहीं है। तो ये जो लोगों की ये धारणाएं है कि वो बाहर के लोग नहीं है और यहीं के हैं और हम मूल निवासी, इसमें जो लड़ाई झगड़े की कुछ क्या बात आप बता रहे थे,
अरे आप आपके अधिकार उन्होंने छीन लिए, उसका जो इतिहास है आपको इस लेवल तक गिराया कि आज आप उठ नहीं पा रहे और आप उनकी तरफदारी करते हैं। आपको उनके साथ लड़ना होगा और जी लड़ने का जो जी तंत्र है वो आइडेंटिटी है। लड़ने जी के लिए आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर एनिमी। आप किसी ऐसे ही जी मतलब निकल के नहीं लड़ सकते। पहला तंत्र है लड़ाई का, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एनिमी, देन आइसोलेट द एनिमी, और फिर आइसोलेट करने के बाद लड़ना पड़ता है। इसलिए इंडिया वाले आज जी पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, आज इंडिया वाले चाइना के साथ लड़ रहे हैं। इट इज इसेंशियली टू आइडेंटिफाई द एनिमी। तो जब हम जी इंटरनल जी फाइट कर रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं विद इन, तो हमारा एनिमी कौन है ये हमने समझना बहुत जरूरी है। तो जी जी एनिमी कौन है ये उनकी जो हिस्टोरिकल जी सर लीनिएज है उसमें जब जाते हैं तो ये पता चलता है कि वो बाहर के लोग हैं, हम यहाँ के लोग हैं। तब जी वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ मेजोरिटी में और डेमोक्रेसी में हमारा राज होना चाहिए। तो इसलिए जी ये लड़ाई आर्यन वर्सेस मूल निवासी ऐसी है, और ऐसी जब तक जी नहीं लड़ेंगे हमें हमारे अधिकार नहीं मिल सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही लिखे हो, जी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के 70 साल हो गए, क्या 70 जी साल में हमें सब बोरकर कुछ सर मिला? और अगर सब कुछ मिला होता तो फिर जी हम क्यों कर रहे होते? हमारे लोगों को उनके हम्म। अधिकार नहीं मिले, और जो मिले थे बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले और शुरू के दौर में वो आज निकाल रही है सरकार। उनकी स्कॉलरशिप निकाल रहे, उनकी सर्विसेज में रिजर्वेशन निकाल रहे, रिजर्वेशन प्रमोशन निकाल रहे, उनकी जो जी रहने के लिए जी उनके किसानों की जो समस्या है, ये सब चीजें इस संदर्भ में हमारे लोगों को जी समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपने सवाल अगर कुछ हैं इसके बारे में आप लिखते रहिए। अगर हमारे तरफ से जो भी सवाल हम पूछते रहे और उसी में आपका जवाब मिलता है तो अलग बात है। शेयर कीजिए वीडियो को, और भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले आज काफी कंसेप्ट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज की चर्चा के बारे में। बुरकर साहब, ये जो अभी बात आई मूल निवासी बहुजन जो पहचान है हमारी उसके आधार पर हम संगठित कर रहे हैं, इसके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि जो छोटी छोटी अलग अलग पहचाने हैं, जाति की पहचान है या फिर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी अपने आप में अलग अलग आइडेंटिटीज के आधार पर वो जी रहे हैं। तो क्या ये आरोप लगाया जाता है कि ये पहचान के आधार पर आप समाज नहीं संगठित कर पाएंगे, इनमें आपस में बहुत सारा द्वंद्व है, और ये मूल निवासी जो पहचान आप बता रहे हैं इससे समाज कभी संगठित नहीं होगा, ऐसा एक आरोप लगाया जाता है। इस पर क्या ये कहें? जो है मैं समझ रहा हूँ, ये जो है ये पहली बात तो कास्ट हमारी पहचान नहीं है, इसको हमने समझना चाहिए। कास्ट ये असाइंड आइडेंटिटी है, जैसे मैंने बताया ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, बाद में उसको सोशलाइज किया। अब अगर वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी उन्होंने हमारे हित में बनाया या उनके हित में बनाया, ये समझना चाहिए। ये उन्होंने आइडेंटिटी कॉन्शियसली बनाई है ताकि वो हमारे ऊपर राजकाज करते रहे, और हम कास्ट आइडेंटिटी में अगर रहते हैं तो हम अपना काम नहीं कर रहे। हम लड़ना तो चाहते हैं उनके खिलाफ में, लेकिन कास्ट आइडेंटिटी पकड़ के रख के करना चाहते हैं, जबकि कास्ट आइडेंटिटी उन्होंने हमारे हित में बनाई नहीं, उन्होंने अपने हित में बनाई। अगर इतना ही अच्छा कास्ट आइडेंटिटी होता तो ब्राह्मण चमार हो जाता ना। ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों हुआ? वो चमार क्यों नहीं बना? इतनी अच्छी आइडेंटिटी है। वो इसलिए नहीं बना कि वो ब्राह्मण बन के सबके ऊपर रहना चाहता है और आपको अपमानित करना चाहता है नीचे। तो वो उनके हित में है कास्ट आइडेंटिटी, जो उनके हित में है वो हमारे हित में कैसे हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने हित में ही बनाया। इसलिए पहले तो सबसे पहले कास्ट आइडेंटिटी को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अब शेड्यूल कास्ट आइडेंटिटी, शेड्यूल कास्ट कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये जो कास्ट है, भिन्न भिन्न जातियां जो है, जो उनको उन्होंने फिर अनटचेबल भी बनाया, वो भी हमारी सही आइडेंटिटी नहीं है। अनटचेबल इज ऑल्सो इज नॉट अवर आइडेंटिटी। अनटचेबल उन्होंने हमें बनाया। क्या हम अनटचेबल बनना चाहते थे और इतना घटिया स्तर का जीवन जीना चाहते थे हम लोग? क्या एज ए ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्टफुल जीवन नहीं जीना चाहते थे? उन्होंने हमें अनटचेबल बनाया।
सो अनटचेबल भी हमारे हित में नहीं है, कास्ट उन्होंने अपने हित में बनाया, वो भी हमारे हित में नहीं है। अब ये कास्ट के फिर शेड्यूल कास्ट बनाया, शेड्यूल कास्ट नाम का, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अधिकार जो उन्होंने नहीं देने का डिसाइड किया था, वो कुछ हद तक रिलीज करने की बात क्यों हुई? प्रेशर हुआ। बाबा साहब ने अपने आंदोलन से एक जबरदस्त सोशल प्रेशर डेवलप किया राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुमको हम देंगे। तो कैसे देंगे? तो एक देने की प्रक्रिया का वो हिस्सा है कि भाई एक शेड्यूल बनाया जाए, जातियों का शेड्यूल। इसलिए शेड्यूल कास्ट नाम की कोई जात नहीं है, जातियों का शेड्यूल है। और जातियों का शेड्यूल बना के उन्होंने हमें कुछ हद तक हमारे अधिकार रिलीज करने की बात। क्यों? क्योंकि अदरवाइज हमारा जो रिवोल्ट है, वो रिवोल्ट और ज्यादा बढ़ता और फाइट और ज्यादा तगड़ी हो जाती। और फाइट इस हद तक जा सकती है कि इस देश के सभी लोगों को अगर हम संगठित कर देते तो इस देश में राजकाज ही हमारा होता। तो आप ये देखेंगे कि जो रूलिंग क्लास होता है या रूलिंग कास्ट होती है, उसको उसका महत्व ज्यादा समझता है। सत्ता का महत्व रूल क्लास को जितना समझना चाहिए, उससे ज्यादा सत्ता करने वाले लोगों को सत्ता का महत्व समझता है। तो उनको ये लगा कि भाई ठीक है, कुछ इनको दे देते हैं, लेकिन सत्ता में हमें ही रहना चाहिए। अगर हम सत्ता से बाहर हो जाते तो फिर हम जो ऐसा चाहते वैसी चीजें नहीं हो सकती। अगर ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो इनको जैसा चाहिए वैसा ये कर लेंगे। इसलिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल बना के रिलीज कर दिया। इसलिए ना तो हमारी अनटचेबल आइडेंटिटी है, ना ही हमारी शेड्यूल कास्ट आइडेंटिटी है, ना ही हमारी कास्ट आइडेंटिटी। तो पॉइंट ये है कि हमारी आइडेंटिटी भी रहे क्या? हमें जो उन्होंने आइडेंटिटी असाइन की, वो उनके इंटरेस्ट में की, इसलिए हमें अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये हमारी 3,500 साल पहले की आइडेंटिटी यही है कि हम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं। अब ये बोलते हैं कि इस पहचान के तहत संगठित नहीं हो सकते, ये निराशावाद है। ये जो लोग जो है अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते और जाति के दायरे में रह के लड़ना चाहते हैं, उन लोगों को कभी भी उनके अधिकार नहीं मिलेंगे जो भारत के संविधान में वो मांगते रहे। अब हम शेड्यूल कास्ट के लोगों के भी जा रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के भी जा रहे हैं, और ओबीसी के लोगों को जो थोड़ा बहुत 1990 के बाद 92 के बाद जो मिला वो भी नहीं मिल रहा है, और वो अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलते। अधिकार छीनने पड़ते हैं, और अधिकार छीनने के लिए आंदोलन खड़ा करना पड़ता है, और आंदोलन के लिए आइडेंटिटी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देयर आर एम्पल लिटरेचर, मूवमेंट का जो लिटरेचर है, आइडेंटिटी और सोशल मूवमेंट के ऊपर बहुत बड़ा लिटरेचर आज संसार में उपलब्ध है। तो ये हमने अपनी जो हमें सूट करती है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो आइडेंटिटी हमारे पास होना चाहिए, आइडेंटिटी हथियार है, इसको समझना चाहिए हमारे समाज में। जाति ये आइडेंटिटी है और ये हथियार के तौर पर हमारे खिलाफ में इस्तेमाल हुआ, इसलिए हमने अपना हथियार बनाना चाहिए, और वो हमारा हथियार हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, और वो हमारी आइडेंटिटी है मूल निवासी आइडेंटिटी। इस चीज को जो लोगों ने हार मान ली है कि ये नहीं हो सकता, उनसे क्या हो सकता है? हम वो लोग हैं, हम हार मानने वाले नहीं है। हम लड़ते लड़ते मरेंगे, और लड़ते लड़ते मरने का मतलब ये है सिर्फ मरने के लिए ही लड़ रहे क्या? हम मारेंगे, और अब मेजॉरिटी में है। और हम मतलब मारेंगे का मेरा मतलब ये है कोई फिजिकल फाइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लड़ाई लड़ने की बात कर रहा हूं, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम मेजॉरिटी में है, और मूल निवासी पहचान के तहत इनको संगठित करना है। अब ये मामला उनके लोगों के दिमाग में बताने की बात है, और ये समझाने के लिए कॉम्पिटेंट लोग गांव में जाने चाहिए, और उनको समझाना चाहिए कि हम कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, किसके साथ लड़ना चाहिए, किसके साथ नहीं लड़ना चाहिए।
ये चीजें किस जी अनुपात में हम अपने समाज जी को समझाएंगे, उस अनुपात में हम अपने अधिकार छीन जी लेंगे और सत्ता भी छीन लेंगे, और जो भी संविधान में हमारे लिए अधिकार बाबा साहब ने लिख के रखे वो हम सब प्राप्त कर लेंगे। जी सर, और एक मुद्दा अभी इसके आगे हम जो आज का हमारा सप्ताह है उसकी समारोह हम कर रहे हैं, उसी से जुड़े हुए अभी आगे चर्चा करेंगे। मूल निवासी पहचान के दायरे में भी वही मुद्दा है कि ये जो बात उठती है कि आप सिखों में भी बता रहे हैं कि वहाँ मूल निवासी हैं, आप इस्लाम मानने वाले को भी बता रहे हैं कि वहाँ पर भी मूल निवासी है, क्रिश्चियन को भी बता रहे हैं। तो ये ऐसे आर्ग्यूमेंट आता है कि आप इसमें बंटवारा क्यों कर रहे हो? सिख अगर हो गए तो वो सब समान है, इस्लाम को मानने वाले अगर मुस्लिम हैं तो वो सब समान है, आप इनमें क्यों ऐसा इस प्रकार से बंटवारा कर रहे हो? या इसमें कोई मूल निवासी है ही नहीं, ये सब एक ही है, इस प्रकार की बात आती है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन मूल निवासी है और कौन वहां पर जो है इनको जो शोषित रखे हुए हैं ऐसे? तो इस आर्गुमेंट को क्या हम जवाब देंगे? मैं समझ रहा हूं मैं समझ रहा हूं इस बात को, ये हमारे दुश्मन की चाल है। सी, मैंने पहले भी ये बात कही कि पहले आदमी बना, पहले समाज बना, या पहले धर्म बना। ये फंडामेंटल है जी। पहले समाज बना या पहले धर्म बना। तो मैंने पहले ही कहा कि कोड ऑफ पहले समाज बना और उसके बाद धर्म बना। उस धर्म मतलब कोड ऑफ कंडक्ट बना। तो जब धर्म बाद में बना तो एट वेरी इंसेप्शन स्टेज एक माइंड रहा है, एक्सप्लॉइटर का माइंड रहा है। मतलब मानसिक स्थिति होती है कि सब लोग बराबर है बोलना और सब लोगों को व्यवहार में उनको साथ बराबरी का व्यवहार करना, ये दो अलग अलग चीजें। एक प्रिंसिपल है, एक प्रैक्टिस है। प्रिंसिपल ये है कि सब लोग बराबर है, व्यवहार ये है कि लोग उसमें से जो कुछ लोग हैं व्यवहार में वो गैर बराबरी का व्यवहार कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि जब ये धर्मों की निर्मिति हुई तो क्या ये दोनों क्लास थे या नहीं थे, इस चीज को पहले समझना होगा। दोनों क्लास का मेरा मतलब है कि गैर बराबरी का व्यवहार करने वाला लोग थे या नहीं थे, और जिनके साथ गैर बराबरी का व्यवहार हो रहा है वो लोग थे या नहीं थे, क्योंकि एक मानसिक स्थिति है। तो वो दोनों लोग थे। अब आप ये देखेंगे कि गैर बराबरी का व्यवहार करने की जो प्रक्रिया आप ब्राह्मणिज्म में नजर आती है, आज वो दूसरे धर्मों में भी नजर आती है, लेकिन ब्राह्मणिज्म में एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल है। इस चीज को समझना चाहिए। बाबा साहब ने लिखा है ब्राह्मणिज्म में गैर बराबरी ये प्रिंसिपल है। मतलब ब्राह्मणों का, ब्राह्मण ऊपर, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये लिखा ही है। दूसरे धर्मों में जो है बराबरी की व्यवस्था है, मतलब इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स उसमें है। इस्लाम में इक्वालिटी के प्रिंसिपल है, बुद्धिज्म में इक्वालिटी के प्रिंसिपल है, जैनिज्म में इक्वालिटी के प्रिंसिपल है। तो ये जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल है, तो उसमें जो जिन लोगों के साथ गैर बराबरी का व्यवहार हुआ और वो प्रताड़ित थे, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा मात्रा में गए वहां। मतलब ब्राह्मणिज्म से निकलकर इस्लाम में ज्यादा लोग गए, क्रिश्चियनिटी में लोग गए, सिखिज्म में लोग गए। इसका मुख्य कारण, और बुद्धिज्म में लोग गए, इसका बेसिक कारण है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनका गैर बराबरी का व्यवहार उनके साथ। तो ये मेजॉरिटी में इक्वालिटी के प्रिंसिपल वाले जो रिलीजन है उसमें चले गए। अब जब उसमें गए तो जो एक्सप्लॉइटर है ब्राह्मणिज्म में वो भी गया। वो क्यों गया? क्योंकि वो वहां भी जो रिलीजन में भी जो कंट्रोल करना चाहता है, बेसिकली कंट्रोल की फिनोमेना है ना ये, और रिलीजन कंट्रोल करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, वैसे रिलीजन भी कंट्रोल करता है आज की तारीख में। तो उनको लगा कि ये लोग वहां चले गए, हमसे ही निकल के उधर इस्लाम में गए, तो इनके ऊपर कंट्रोल हमारा ही होना चाहिए।
इसलिए वो लोग भी वहां से, तो ये पर्पज अलग अलग है। हम लोग जो गए भिन्न भिन्न धर्मों में, वो अपने एक्सप्लॉयटेशंस को खत्म करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी का जो रिलीजन है उसमें चले गए। लेकिन जो एक्सप्लॉइटर है वो अपनी सुप्रीमेसी बनाने के लिए वहां गया। ये जी अलग अलग चीज है। और इसलिए आप ये देखेंगे कि वो इस्लाम में भी दिखता है, वो सिखिज्म में भी दिखता है, वो क्रिश्चियनिटी में भी दिखता है, और वो वही काम करता है। जी मतलब हमारे एक कार्यकर्ता है दिल्ली में, है? और वो किशन जी है? अब उनका फुल किशन राव ऐसे कुछ उनका नाम है, और डॉक्टर साहब ने बताया उसके ऑफिस में एक जोसेफ था। जी, मैं जानबूझ के बताना चाहता हूँ, वो केरला का जोसेफ था। और ये किशन जी जो है, ये मतलब ब्राह्मणों को बहुत, हम मतलब जो हम उनको विरोध करते हैं या उनके खिलाफ में बोलते हुए नजर आते हैं, तो ये ऐसे बोलते थे ऑफिस में भी। तो एक दिन वो जोसेफ, अब वो तो क्रिश्चियन है, वो जोसेफ बाथरूम में उनको मिला और वो बोला कि तुम ब्राह्मणों के खिलाफ में इतना क्यों बोलते हो? तो इन्होंने बोला भाई तुमको क्या तकलीफ है, तुम तो क्रिश्चियन हो, तुमको क्या तकलीफ है? वो बोला हम ब्राह्मण है। क्या बोला? हम ब्राह्मण है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सप्लॉइट करने वाला जो वर्ग है वो हर सोसाइटी में रहता है, तो वो अपना रिलीजन छोड़ के वो भी गए एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो वहां रिलीजियस सुप्रीमेसी अपनी बनाने के लिए वहां बनाए हुए। अब वो बोलते हैं कि आप डिस्टिंक्शन क्यों करते हो? तो ये जो एक्सप्लॉइट करने वाले लोग और जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो कल्चरली हो रहा है, सोशली हो रहा है, रिलीजियसली हो रहा है, या कल्चरली या इकोनॉमिकली हो रहा है, क्या उन्होंने साथ में रह के जिनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो अपना एक्सप्लॉइटेशन खत्म कर देंगे जब उनके सर पे एक्सप्लॉइट करने वाले लोग बैठे हुए? इसलिए उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है। और जो एक्सप्लॉइटेड क्लास है वो रिलीजियसली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, तो इसलिए उनको अलग आइडेंटिफाई, बट साइमल्टेनियसली वो इस देश के मूल निवासी है। तो इसलिए जो मूल निवासी है उनको अलग इकट्ठा करना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। पहले हम मूल निवासी है, बाद में हम डिफरेंट रिलीजन के लोग। जी जी तो इसलिए डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है ऐसा मुझे लगता है। जी, अभी चर्चा हम सप्ताह भर चर्चा कर रहे थे। पिछले साल भी हमने ऐसे ही एक सीरीज चलाई थी और इसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया भी आई। तो एक बात हमने कहीं विचारकों को ऐसे कहते हुए सुना है, खास करके पसमानदा आंदोलन से जुड़े हुए हैं या खुद को पसमानदा कह रहे हैं, उनमें एक धारणा बनी हुई है कि उनकी जो भी अभी जो पिछड़ापन है या उनके साथ जो भी अभी वो पसमानदा है, जिस आधार पर ये सारी बातें, उसके लिए केवल अशरफ जो वर्ग हैं वो जिम्मेदार है। और कुछ आर्ग्यूमेंट भी ऐसे आए हुए हैं कि ब्राह्मण जो है वो अशराफों की तुलना में ठीक है, प्रोग्रेसिव है या वो सुधारवादी दृष्टिकोण है, लेकिन अशराफ वैसे नहीं है। ये जो थिंकिंग है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये डिग्री अलग अलग हो सकती है, इसी डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कम अधिक हो सकती है। ये चीजें हिस्टोरिकली और इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हो सकती है। लेकिन ब्राह्मण जितना एक्सप्लॉइट करता है उतना अशरफ उससे ज्यादा करता है, ये हमारे लोगों की, हमारे जो मूल निवासी भाई है इस्लाम में, उनकी अपनी ये सोच है, वो सभी करते हैं, डिग्री कम ज्यादा हो सकती है। अब क्योंकि वो उधर अंदर है, सी हमारा जो देश जो समाज है वो इंक्लूसिव सोसाइटी है, इस चीज को समझना चाहिए। पसमानदा मुसलमानों का अशरफ मुसलमान किस अनुपात में एक्सप्लॉयटेशन करता है, ये इस्लाम में जो हमारे पसमानदा भाई है उनको ज्यादा पता है। इस्लाम में जो नहीं है उनको उतना पता नहीं है जितना उनको पता है, क्योंकि उनके साथ वो डायरेक्टली उनके साथ गैर बराबरी का व्यवहार हो रहा है या उनका एक्सप्लॉयटेशन।
हिंदुइज्म में जो मतलब लोग है, SC ST OBC या बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है, उनमें ब्राह्मण उनका कैसे एक्सप्लॉयटेशन करता है, फुले साहब ने अपने ग्रंथों में लिखा है, उनका ग्रंथ पढ़ना चाहिए है? ब्राह्मणाचे कसब और वो सब बहुत सारी चीजें है, शेतकऱ्याचे आसूड वगैरह वगैरह, वो पढ़ना चाहिए। तो फुले साहब ने ये देखा कि इधर मतलब SC ST OBC या शूद्र अतिशूद्रों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है। लेकिन ये जो इस्लाम में जो लोग हमारे हैं, उनको ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी इंक्लूसिव है, वो विद इन अपने रिलीजन में सोचते हैं, ये विद इन अपने मतलब जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है उसके दायरे में सोचते हैं। ये तो बामसेप जो है, इन्होंने बामसेप का एक महत्वपूर्ण रोल जो रहा है, वो हमारे समाज के लोगों को, मूल निवासियों को बियॉन्ड द रिलीजन सोचने के लिए समझाया उनको। ये काम नहीं हुआ। ये बियॉन्ड रिलीजन जाके हमारे लोगों की हालत भिन्न भिन्न धर्मों में हम जाने के बावजूद, हम ही गए भिन्न भिन्न धर्मों में जाने के बावजूद वहां हमारे साथ क्या हो रहा है, ये काम सोचने का, समझने का, चिंतन करने का और इसका सोल्यूशन निकालने का काम जो है, ये बामसेप ने किया है। अदरवाइज वो अपने अपने इसमें लड़ रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो डिग्री आप उनको ज्यादा वहां नजर आती है, बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ नजर आती है। सिखिज्म में हम लोग गए, सिखिज्म में जाट है, सिखिज्म में शेड्यूल कास्ट और अपने रामदासिया सिख है, गडेरिया सिख है। तो आप ये देखेंगे कि उनके साथ भी वो हो रहा है। अभी आप सिखिज्म में तो वो तो इक्वालिटी का रिलीजन है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन वहां हो रहा है। तो इसलिए इनको अलग करना बहुत जरूरी है। और वो हमारी जो भी डिग्री है, तो हम अगर अलग उनको वहां से करके अगर इनको मूल निवासी पहचान के तहत हम इकट्ठा करते हैं, अपने अपने रिलीजन में रह के, अपने अपने रिलीजन में रह के मूल निवासी पहचान में इनको अगर इकट्ठा करते हैं, और जो एक्सप्लॉइटर का क्लास है उन रिलीजन्स में, उनके खिलाफ में पॉलिटिकल लड़ाई लड़के, डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लड़ाई लड़के इस देश की सत्ता हथिया लेते हैं, और उनको हर एक व्यक्ति को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए है वो उनको दिलाने में हम इस पहचान के तहत ही कर सकते हैं, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। आप नहीं तो हमको अरे तुमको इससे क्या लेना है, वो तो सब ये सब चलते रहता है। और इसलिए उसके बियॉन्ड जाकर हमने सोचने का जो दायरा बढ़ाया है बामसेप के लोगों ने और उनके ऑफशूट विंगों ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये चेंज है, ये चेंज है। वो साहब ये सवाल इसलिए उठा था, ये आया उभर कर, क्योंकि आजकल कुछ जिनको राइट विंग कहा जाता है या RSS से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे कुछ लोग अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ मतलब सिविल सर्विसेज में जुड़े थे, वो बाहर आए हैं और अभी वो समाज में कुछ काम कर। ऐसे लोग अभी वो हालांकि वो ब्राह्मण समुदाय से सीधा संबंध रखते हैं, लेकिन वो लोग अभी पसमानदा, आश्रफ, इसके ऊपर बहुत जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो ये क्यों वो चर्चा करना चाहते हैं, और खास करके उनका जो रिलेशन है राइट विंग के साथ वो पूरा सीधा है, मतलब उसमें कोई छुपाया बात नहीं है। उनके पांचजन्य में भी आर्टिकल छपे हुए हैं, वो सीधे सावरकर को समर्थन करते हैं या फिर जोगेंद्रनाथ मंडल के खिलाफ में बोलते हैं। ऐसे जो सीधे लोग हैं वो पसमानदा और अशरफ की बात कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अशरफ बाहर से आए और पसमानदाओं के ऊपर उन्होंने अन्याय अत्याचार किया और उसको प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि लीडरशिप फिसल न जाए। ये आप देखिए, ये चीज को समझना चाहिए कि ब्राह्मण जो है, जिसको बाबा साहब ने एक प्रोग्रेसिव ब्राह्मण भी मतलब आप हुएर द शूद्राज में बाबा साहब ने लिखा है कि वो एक कोई प्रोग्रेसिव होगा ब्राह्मण, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण होगा। ब्राह्मणों के ये भिन्न भिन्न जो ग्रुप बने हुए हैं, ये अल्टीमेटली अपनी सुप्रीमेसी बनाने के रखने के लिए करते हैं। है? अगर वो वहां प्रोग्रेसिव ब्राह्मण अगर वो सामने नहीं आता, तो जो पसमानदा जो मुस्लिम है वो उनके कंट्रोल के बाहर निकल जाएगा।
आज कुछ हद में अभी बीजेपी को विरोध कर रहा है, सभी एज ए मुस्लिम एज ए होल कम्युनिटी जो विरोध कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात भी करते हैं। और कांग्रेस में कंट्रोल कौन कर रहे हैं? तो आप जो बोल रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव ब्राह्मण जो अपने बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई नहीं, हम ये नहीं मानते, हम तो आरएसएस के विरोध में, जी, वो ऐसा सोचते हैं बेसिकली। वैसे लोग नहीं सर। जी, मेरा सवाल ये था सर, ये जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वो अभी पसमानदा और अशरफ की बात कर रहे हैं, और वो ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि अशरफों ने पसमानदाओं के खिलाफ में काम किया, जो शोषण का जिम्मेदार है पसमानदा का, वो पूरी तरह से अशरफ। ऐसे आरएसएस से जुड़े हुए लोग इस बात को अभी बहुत बड़े पैमाने पर उठा रहे हैं। समझ गया मैं आपकी बात, अभी मैं समझ गया आपकी बात। ये भी वो जो मैं बता रहा था वही चीज है, ये भी कोई अलग चीज नहीं है। सी, आपने ये देखा होगा कि मंडल कमीशंस के और मुसलमानों को जो रिजर्वेशंस मिलना चाहिए, जो जस्टिस, क्या नाम अभी मुझे, जस्टिस सच्चर कमेटी में, तो बैकवर्ड क्लासेस के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और आर्टिकल भी मैंने पढ़े उस वक्त, उस दौरान, तो उनका ये कहना है कि जो फॉरवर्ड मुस्लिम है वो 3 या 4% है। अब 3 या 4% मुस्लिम जो है एक पॉलिटिकल प्रोसेस में, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बहुत ज्यादा मायना नहीं रखता है, सो लॉन्ग एज दी पसमानदा मुस्लिम बहुत ज्यादा बैकवर्ड है और उसमें सोच डेवलप नहीं हुई। लेकिन अब पसमानदा मुसलमानों में बामसेब के माध्यम से जो चेतना पैदा कर दी है, तो आप ये देखेंगे कि पसमानदा मुस्लिम जो है वो जो अशरफ मुस्लिम है उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। जब वो उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहा है तो वो ज्यादा है नंबर में, 97% है विद इन मुस्लिम। अगर ये 97% पसमानदा मुस्लिम आज अशरफ मुसलमानों के कंट्रोल से निकल जाता है, क्योंकि आज तक आरएसएस या कांग्रेस या बीजेपी जो अशरफ मुसलमानों के माध्यम से पसमानदा मुसलमानों को कंट्रोल कर रहा था पॉलिटिकली। अब अगर ये पसमानदा मुसलमान बामसेब ने जो जागृति पैदा की है उससे अगर वो बाहर निकलता है तो उसका जो पॉलिटिकल लॉस है वो आरएसएस के लोगों को या सत्ता में रहने के लिए उनको परेशानी खड़ा कर सकता है। और इसलिए आरएसएस के जो उसको क्या करेंगे, इंटेलेक्चुअल क्लास जो है विद इन आरएसएस, वो अशरफों के खिलाफ में बोलना शुरू कर दिया, ताकि पसमानदा मुस्लिम को हम उनके हित प्रोटेक्ट करेंगे और इसलिए पसमानदा मुसलमानों ने हमारे साथ रहना चाहिए। ये उस पॉलिटिकल डिजाइन का हिस्सा है, इसको इस ढंग से ही समझना चाहिए। जी जी, तो आप, मेरा ख्याल है मैं आपके पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश किया है। जी जी जी, ये इसलिए भी बात हाँ, उसी से जुड़ा हुआ सवाल भी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अभी ये जो लोग हैं ये हालांकि पत्रकार हैं, कोई बहुत बड़े विचारक, जैसे आपने कहा कि एक विचार रखने वाले लोग हैं, ऐसे आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा कभी संभव हो सकता है कि उनके साथ मिल करके पसमानदा हो या जो बैकवर्ड क्लासेस के कुछ नेता हो, वो उनके साथ मिल करके जो पिछड़ेपन की भावना है या पिछड़ेपन को अधिकार देने की जो भावना है, अधिकार देने की जो बात है, वो पूरी कर सकते हैं क्या? जो बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं समझ गया, ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नहीं कर सकते और इसको समझना चाहिए। जो फॉरवर्ड जो है ब्राह्मीण, वो सिर्फ दिखा रहा है लेकिन वो नहीं कर सकते। उनको ये पूछा जाए कि आप आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, आरएसएस के विचारधारा के अंतर्गत बैकवर्ड क्लास है, शूद्र अति शूद्र लोग हैं, जब उनके अंदर उनकी व्यवस्था में जिनको उन्होंने शूद्र और अतिशूद्र बना के रखा, उनका तो वो कल्याण कर नहीं रहे।
तो पसमानदा मुसलमानों को कल्याण करने की जो बात कर रहे हैं, जबकि एज ए आइडियोलॉजी वो मुसलमानों के खिलाफ में है, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ में है और इस्लाम में पसमानदा मुस्लिम में आता है। तो एज ए होल, एज ए आइडियोलॉजी, एज ए होल अगर वो उनको विरोध करता है, लेकिन पसमानदा मुसलमानों को नजदीक करने की बात करता है और उनके अधिकार दिलाने की बात करता है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। वो उनकी विचारधारा के अंतर्गत ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में बैकवर्ड क्लासेस के जो शूद्र अति शूद्र बना, उनको उनके अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो जिन इस्लाम को और मुसलमानों को वो विरोध करता है, तो पसमानदा मुसलमानों को उनके अधिकार देने की लड़ाई वो लड़ रहा है, ऐसा अगर वो जो बोल रहा है, ये फ्रॉड है। और ये बहुत जल्दी हमारे समाज के लोगों ने, मूल निवासी बहुजनों ने, इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी, इस्लाम में भी हमारे पसमानदा, इन्होंने बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए और उनसे सतर्क रहना चाहिए। प्रदीप जी 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 अभी जी आगे जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। दो तीन सवाल है सर, थोड़ी विस्तार से चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका समारोह भी सही से हो और काफी सारे जो डाउट्स हैं कार्यकर्ताओं के वो निकल जाए। तो ये जो बात आई थी कि उनके, क्योंकि उन्होंने हमारे कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया और बुलाना चाहा उनके मंचों पर, वो बुलाते रहे हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, पसमानदा आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं या कोई भी है, तो उनको बुलाते रहते हैं, इसलिए इस रेफरेंस में मुद्दा आया था। अब हम सीधा चर्चा करना चाहेंगे राजनीति के बारे में या राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के बारे में। तो क्या ये जो मूल निवासी पहचान है उसके तहत अगर ये सभी लोग संगठित हुए, SC ST OBC और माइनॉरिटी, तो क्या इस पहचान के साथ क्या ये वो, पहला तो सवाल ये है कि वो संगठित हो सकते हैं, क्या होना चाहिए क्या राजनीतिक पर परिवर्तन के लिए, और अगर क्या वो संभव भी है क्या राजनीतिक सत्ता परिवर्तन इनके पहचान के आधार पर? कोई चीज संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल संभव है। इस चीज को समझने के लिए मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। आइडेंटिटी जो है इस्टेब्लिश करना पड़ता है सोसाइटी में, और आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश इसलिए करना है कि उसका एक हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है। ऐसे फॉर द सेक ऑफ इस्टेब्लिशिंग मूल निवासी आइडेंटिटी हम नहीं काम कर रहे, हमने अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया है कि इस देश का जो रीजनल इनहैबिटेंट्स है, इस देश की सत्ता उनके हाथ में होनी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और उस सत्ता को अगर हासिल करना है तो जो हम समय समय पे भिन्न भिन्न धर्मों में गए, लेकिन है हम यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, इनको इकट्ठा लाना चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो सकता? मुझे ये बताइए, आर्यों का आक्रमण के पहले हम किसी जाति के लोग नहीं थे, लेकिन 3500 साल में जाति की आइडेंटिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की, उसके लिए उन्होंने काम किया, मतलब उनको उनका लिटरेचर क्रिएट किया, उन्होंने मतलब अपने सभा सम्मेलन, मीटिंग, जो भी करना चाहिए था उस आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने, उन्होंने वो किया और वो इस्टेब्लिश हो गई और लोगों ने मानना शुरू कर दिया। लेटेस्ट गांधी ने एक हरिजन आइडेंटिटी क्रिएट की, ये पहले नहीं थी, गांधी के पहले, लेकिन ये आइडेंटिटी भी समाज जीवन में इस्टेब्लिश हुई 100 साल के अंदर। कैसे हुई? क्योंकि इसका प्रचार प्रसार किया गया, इसको इम्बाइब किया गया, बार बार बोला गया कि तुम हरिजन हो करके, वगैरह वगैरह उन्होंने किया, और 100 साल के अंतर्गत ये आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो गई और अनटचेबल्स लोगों ने यहां तक इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम हरिजन है, और उन्होंने अपने टाइटल भी हरिजन लिखना शुरू कर दिया। ये 100 साल के अंदर हो गया। इसका मतलब आइडेंटिटीज का प्रॉपर प्रचार प्रसार और इम्बाइबिंग किया तो सॉरी तो आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो सकती है। मतलब मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। तो अगर मूल निवासी आइडेंटिटी हमने इस्टेब्लिश करने के लिए काम किया तो 100 साल का पीरियड बहुत ज्यादा नहीं है। ह्यूमन हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो ये बहुत बड़ा पीरियड नहीं है। तो ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता जो बोलने वाले लोग जो है ये उसको हार मान रहे हैं, ये और कठिन काम करने से लोग
करने के पहले हार मान लेते हैं। ये कठिन काम है, मैं ये मानता हूं, लेकिन ये बौद्धिक काम है और लोगों को ये समझाना है कि हम किसी जाति के लोग नहीं हैं, क्योंकि जाति के हो तो हम अपमानित होते हैं जी। और मूल निवासी होते हैं तो हम सम्मानित होते हैं। वी फील प्राउड कि हम इस देश के बाशिंदे हैं, और हम अपमानित होते हैं किसी जात के होने की वजह से। तो ये समझाने के मामले, और इसमें जिस अनुपात में हम अपनी फौज खड़ी करेंगे, हमारा प्रचार माध्यम खड़ा करेंगे और हमारे लोगों को जाके समझाएंगे, तो ये हो सकता है। और उस अनुपात में उसका पॉलिटिकल कन्वर्जन भी हो सकता है, क्योंकि इससे पॉलिटिकल पावर कैप्चर हो सकता है कि अगर कि ये सब हो सकता है, और इसी से होगा। मैं ये भी बता रहा हूं, अगर हम मुसलमान करके जिएंगे इस्लाम में, हम हिंदुओं में मिलके SC ST OBC के लोग करके जिएंगे, तो ये नहीं होने वाला, क्योंकि इधर SC ST OBC के लोगों को उधर से लड़ाना शुरू कर देंगे, क्रिश्चियनिटी में है उसमें लड़ाना शुरू कर देंगे, लड़ा रहे भी है, सिखिज्म में भी लड़ा रहे। तो इसलिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, ये सब हम एक ही है। हम गए भिन्न भिन्न धर्मों में, ब्राह्मणों ने हमारे साथ बदमाशी नहीं की होती, हमारे साथ बराबरी का व्यवहार किया होता तो हम दूसरी तरफ जाने का सवाल नहीं उठता। हम गए हैं, लेकिन हमारे अपने अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली मिलाने के लिए हमने मूल निवासी पहचान के तहत इकट्ठा आना जरूरी है। इसी से होगा। ये कितना काम हम करते हैं सब मिलके, भिन्न रिलीजन में रह के हम कितना काम करते हैं और अपने समाज को समझाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, वी आर मूल निवासी एंड वी आर वन पीपल। जब वो सोच रहा है, वो जोसेफ ये सोच रहा है कि मैं ब्राह्मण हूं, Why can't we think कि भाई हम मूल निवासी हैं यहाँ के और बाहर के। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, और एक बार चीज थॉट में चली गई, जैसे हमारे थॉट में चला गया कास्ट, और आज हम अपनी कास्ट ही बताते रहते, तो एक बार मूल निवासी कॉन्शियसली हमने अडैप्ट कर लिया, तो फिर समस्या खत्म हो जाती है। इसलिए लड़ाई बौद्धिक किस्म की लड़ाई है, माइंड की लड़ाई है, और माइंड की लड़ाई लड़ने के लिए कास्ट के खिलाफ में ये बहुत बड़ा हथियार हमने समाज को दिया है, और इसका उसी ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए कास्ट को खत्म करने के लिए। और बाबा साहब ने ये कहा है कि जब तक यहाँ कास्ट है तब तक हमारे परेशानियां हैं, और इसलिए कास्ट को खत्म करने के लिए, कास्ट के हथियार को खत्म करने के लिए मूल निवासी ये हथियार है, और पॉलिटिकली डेमोक्रेटिकली इस देश की सत्ता पाने के लिए ये बहुत जरूरी है, और इसी से हम अभी देश की सत्ता पा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इस कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन अंत में आपसे जानना चाहेंगे, आपसे संदेश लेंगे कि जो अल्पसंख्यक समुदायों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं या संगठन है, उन्होंने अलग अलग जो बामसेफ के साथ शायद नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन पसमानदा आंदोलन या पिछड़े वर्ग के आंदोलन के आधार पर वो काम कर रहे हैं अलग अलग धर्मों में, तो उन्होंने क्या करना चाहिए ये मूल निवासी पहचान के तहत, ऐसा आपको लगता है? और आपके इस वक्तव्य के साथ ही इस कार्यक्रम को समाप्त करें। पहले तो हमने अल्पसंख्यक नहीं है ये स्टैंड लेना चाहिए, पहली बात। जब तक हम अगर अल्पसंख्यक है, ये अगर हमारा माइंड है, तो ये माइंड के रिफ्लेक्शन देगा कि मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है, और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी प्रोटेक्शन दे सकती है। ये प्रोसेस है। तो इसलिए पहले उन्होंने ये भूल जाना चाहिए कि वो अल्पसंख्यक है। इसलिए जो हमने सब्जेक्ट भी बनाया उसमें अल्पसंख्यक मूल निवासी अल्पसंख्यक ऐसा शब्द बनाया, वो कॉन्टेक्स्ट में बना है। मैं समझता हूँ ये जो आज कंटेक्स्ट चल रहा है, जैसे मैं बोला ना कंटेक्स्ट में चीजें होती है, वो कंटेक्स्ट में मूल निवासी अल्पसंख्यक मूल निवासी ऐसा शब्द बनाया आपने। पहले ये भूल जाना चाहिए कि हम अल्पसंख्यक हैं। पहले हमने ये सब लोगों ने, मतलब नॉट ओनली पसमानदा ने, लेकिन हम जो SC ST OBC के लोग जो है, इन्होंने भी ये भूल जाना चाहिए कि हम SC ST OBC और बैकवर्ड है कर। मेंटल स्टेज पे, इन रियल लाइफ जो लड़ाई लड़नी है वो लड़नी चाहिए, रियल लाइफ की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन मेंटल स्टेज पे, मानसिक स्तर पे हम अल्पसंख्यक है, हम SC ST OBC के लोग हैं, ये भूलना चाहिए। जब तक हम SC ST OBC के लोग हैं, ब्राह्मण खुश है, क्योंकि ये पहचाने उन्होंने बनाई है, ये उनके हित में है,
और हम SC ST OBC अगर इकट्ठा होते भी है तो हमारा हित नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि हम SC ST OBC होके डिमांड कर रहे हैं। किससे डिमांड कर रहे हैं? जिन्होंने सदियों से नहीं दिया, संविधान लागू होने के बावजूद नहीं दिया, फिर हम SC ST OBC होके उनसे डिमांड कर रहे हैं। वैसे हम पसमानदा बोल के इकट्ठा होके क्या करना चाहते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ पसमानदा, हम पसमानदा बन के रहना चाहते हैं। अल्टीमेटली हम अपने राइट चाहते हैं, और ये राइट्स हम फिर हम मांगेंगे। वे हम पसमानदा है, हम उनसे अशरफों से अलग है और हमें अलग से मिलना चाहिए। कौन देगा? अशरफ और ब्राह्मण मिलके जिन्होंने दिया नहीं सदियों से, वो देने वाला है। इसलिए हमारी लड़ाई बहुत क्लियर है। वी डोंट वांट देम इन पावर। उन्होंने हजारों साल से दिया नहीं, एक्सप्लॉयटेशन किया है हमारा, इसलिए ये सत्ता में नहीं चाहिए और हमारे सबकी सत्ता होनी चाहिए। तो हम अल्पसंख्यक है, ये सोच निकालना चाहिए। हम एज ए मूल निवासी मेजॉरिटी है, 90% है। ये दिमाग पहले अगर बन जाता है तो व्यवहार में वो आएगा। तो ये हमारी विदिन मानसिक लड़ाई है आज की तारीख में। हम अपने को SC ST OBC बोल रहे हैं, हम अपने को पसमानदा बोल रहे हैं और फिर डिमांड करने की बात कर रहे हैं, नहीं मिलेगा। इसलिए हम मेजॉरिटी है। कैसे है? तो हम इस देश के मूल निवासी हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन। ये स्टैंड लेना बहुत जरूरी है कि मानसिक स्तर पे लोगों ने इसको समझना चाहिए। जैसे ही मानसिक स्तर पे ये समझ जाएंगे, वो व्यवहारिक स्तर पे इन रियलिटी आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली माइंड ही कंट्रोल करता है हमारी एक्टिविटीज को। इस चीज को उन्होंने समझना चाहिए और इस दिशा में सोचना चाहिए। और उनका जो इंटेलेक्चुअल क्लास जो खुद को समझता है, इसमें बहुत सीरियसली इसको सोचना चाहिए। सभी में, SC ST OBC में भी, और माइनॉरिटीज के लोगों ने इसको सीरियसली सोचना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि हम इस देश के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, मूल निवासी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन। और हमने इकट्ठा आके ये जो बाहर के लोग हैं, इनको सत्ता से बेदखल करना चाहिए और अपने देश के ऊपर अपना राज करके कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में अपने अधिकार बराबरी के ले लेना चाहिए। यही मेरा मैसेज है हमारे समाज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने जो चर्चा की मूल निवासी पहचान और मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय, इसके ऊपर हमने विस्तार से आपसे चर्चा की है। और भी कुछ मुद्दे थे, लेकिन समय की पाबंदी है। आगे भी कभी हम ऐसे ही मुद्दों के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम को यहाँ पर अभी हम खंडित करना चाहेंगे, रोकना चाहेंगे। और आपने समय निकाल करके हमें काफी सारी जो हमारे डाउट्स थे उसको क्लियर किया है और बहुत सारी मार्गदर्शन हमें मिला हुआ है। हमारे दर्शक जो है या कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी आज की चर्चा से लाभ हुआ होगा, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी हम मिलेंगे। जय भीम, जय मूल निवासी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। साथियों, आज हमने जो चर्चा की, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारी रही है, मूल निवासी पहचान और मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय। इस विषय पर हमने बातचीत की मूल निवासी BD बोरकर सर से। अब मूल निवासी BD बोरकर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के। हो सकता है कि उनके कुछ विचारों से या कोई मुद्दों से आप इत्तेफाक रखते हो, आप समर्थन नहीं करते हो, या आपकी कोई अलग मत है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये जो उनका मत है या उन्होंने जो बताई जानकारी है वो सही नहीं है, या आपका कोई दूसरा मत है, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में हमें लिखे, मैसेज लिखे, हम जरूर उन तक पहुंचाएंगे। और भी बातें हैं, अगर आपको ये सारी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और वाकई हमारे दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप पुनः एक बार अपने खुद की टाइमलाइन पर फेसबुक के शेयर कीजिए और अपने मित्रों तक इसको पहुंचाइए। अधिक से अधिक लोगों को पुनः एक बार इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप जोड़िए, और इस जो वीडियो को पुनः एक बार आप देखेंगे, ऐसी आशा है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। कल सोमवार है 1 मार्च 2021, रात्रि 8:30 बजे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीयकृत उद्यमों का भारत के विकास में योगदान। जो भारत सरकार के अंतर्गत जो उद्यम है, उनका भारत के विकास में क्या योगदान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों,
उनके उद्यमों का क्या विकास में योगदान है भारत के, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कल हमारे साथ जुड़ेंगे मूल निवासी मीनल कुमार मैडम, अब बैंक अधिकारी हैं अमरावती महाराष्ट्र से। मूल निवासी गंगादीन गौतम जी सामाजिक चिंतक हैं नई दिल्ली से। मूल निवासी रविंद्र कामले जी हैं सामाजिक चिंतक है नागपुर महाराष्ट्र से। और मूल निवासी ए के दिवाकर जी सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक ONGC एवं प्रचारक हैं बामसेफ गुजरात राज्य यूनिट से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनः मिलेंगे कल रात्रि 8:30 बजे। तब तक के लिए जय भीम जय मूल निवासी। शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है MNT न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को तो कृपया कीजिए, और बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए यूट्यूब पर, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और फेसबुक पर भी हमें आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह एक ही पता है, MNT न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय मूल निवासी।